नमस्कार। मैं प्रोफेसर मीना श्रीवास्तव, शासकीय कमला राजा कन्या स्नातकोत्तर स्वशासी महाविद्यालय ग्वालियर में इतिहास विषय की विभागाध्यक्ष एवं प्राध्यापक हूँ। हम बात करेंगे आज प्राचीन भारतीय नारियों का इतिहास जानने के स्वदेशी एवं लौकिक साहित्यिक स्रोत की। स्वयं के देश में रचा गया साहित्य स्वदेशी साहित्य कहलाता है। भारत में प्राचीन काल में अनेक ग्रंथ लिखे गए थे जो हमें आज भी प्राप्त होते हैं। आज हम बात करते हैं, चलिए, कौटिल्य के अर्थशास्त्र की। कौटिल्य का मूल नाम विष्णुगुप्त अथवा चाणक्य था। इन्होंने अर्थशास्त्र की रचना 300 ईसा पूर्व के समय में की थी और इस ग्रंथ की भाषा संस्कृत है। अनेक व्यवस्थाओं का वर्णन हमें कौटिल्य के अर्थशास्त्र में प्राप्त होता है, जैसे कि राज्य व्यवस्था, कृषि व्यवस्था, न्याय व्यवस्था, राजनीतिक व्यवस्था, प्राचीन सभ्यता और महिलाओं का विवरण भी हमें विस्तृत रूप से इसमें प्राप्त होता है। नारियों की विभिन्न प्रकार की स्थिति हमें कौटिल्य के अर्थशास्त्र से ज्ञात होती है। चाणक्य के अनुसार महिलाओं के संबंध में उन्होंने कहा था कि एक महिला जो शरीर से सुंदर है वह आपको केवल एक रात के लिए खुश रख सकती है, लेकिन मन से खूबसूरत औरत आपको संपूर्ण जीवन भर खुश रखती है। गुणी महिलाओं की प्रशंसा उन्होंने की थी और इस प्रकार के विवरण चाणक्य के अर्थशास्त्र में हमें प्राप्त होते हैं। एक और घटना, विशेष घटना के बारे में मैं चर्चा करना चाहूँगी। वह थी मगध की घटना। एक बार चाणक्य और चंद्रगुप्त मौर्य ने किसी के घर में आश्रय प्राप्त किया था। इस समय वे धनानंद को पराजित करना चाहते थे और प्रथम आक्रमण में असफल रहे थे, अतः ये पुनः तैयारी कर रहे थे युद्ध की। उस समय ये मगध पहुँचे और यहाँ पर एक महिला के घर ये एक मुसाफिर के रूप में ठहरे थे। यहाँ पर उन्होंने देखा और सुना कि माँ जो अपने बेटे को डांट रही थी। किस बात के लिए, आप भी जानना चाहेंगे? बेटा भोजन कर रहा था और रोटी के बीच के हिस्से को खाने के लिए प्रयासरत था, जिसके कारण वह जल जा रहा था, उसका हाथ जल रहा था। यह देख कर के माँ ने समझाया कि अगर आप अपने हाथ को सीधे गर्म रोटी के बीच में रखेंगे तो आपके हाथ इस गर्म रोटी से जल जाएंगे, है ना? आप मूर्ख चाणक्य की तरह क्यों कर रहे हैं, जिन्होंने सीमा क्षेत्रों पर कब्जा करने के बजाय सीधे पाटलिपुत्र राजधानी पर हमला कर दिया और अपने हाथ जला लिए, अर्थात कि हार प्राप्त की। पहले यह सुनकर चाणक्य चौंक गया, परंतु तुरंत ही उसे अपनी भूल का एहसास हुआ और उन्होंने उस महिला की श्रेष्ठ सोच को स्वीकारते हुए नंद वंश का नाश करने के लिए यह सोचा कि क्यों ना मैं सीमांत क्षेत्रों पर आक्रमण करूं और इस तरह से मुझे सफलता प्राप्त हो जाएगी। एक और बात बहुत ही सुंदर चाणक्य के अर्थशास्त्र में हमें प्राप्त होती है, वह यह कि 20 कन्याओं का प्रयोग भी ये लोग कूटनीति के अंतर्गत करते थे। बचपन से ही कुछ कन्याएं ये ऐसी रखते थे जिन्हें ये विष का प्रयोग करवाते थे और अनेक राजाओं को इन्होंने इन विष कन्याओं के द्वारा ही मार डाला था। राजा भोग विलासी होते थे और इस कारण से इन सुंदर कन्याओं के चक्कर में आ जाते थे और इस तरह से ये विष कन्याएं उन्हें मार डालती थीं। तो इस तरह से कूटनीति का प्रयोग भी किया था, जिसका वर्णन हमें चाणक्य के अर्थशास्त्र में प्राप्त होता है।
चलिए अब हम बात करेंगे कल्हड़ की राजतरंगिणी के बारे में। कल्हड़ ने जिस राजतरंगिणी की रचना की थी उसको भारत का प्रथम ऐतिहासिक ग्रंथ कहा जाता है, और ये जो कल्हड़ थे वे भारत के प्रथम इतिहासकार के रूप में जाने जाते हैं। राजतरंगिणी की भाषा संस्कृत थी और ये काव्य ग्रंथ था। इसमें कश्मीर का इतिहास प्राप्त होता है। महाभारत काल से आरंभ करके विभिन्न घटनाओं का वर्णन हमें राजतरंगिणी में प्राप्त होता है। इसका रचना काल 1148-49 के समय का माना जाता है। इसमें 8 तरंग हैं, तरंग अर्थात की अध्याय हैं, और 7826 श्लोक हैं। इसमें स्त्रियों की सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक, सांस्कृतिक स्थिति को भली भांति जाना जा सकता है। चलिए अब हम बात करते हैं सोमेश्वर कृत कीर्ति कौमुदी की। इसे रासमाला भी कहा जाता है और इसकी भाषा भी संस्कृत है। चालुक्य वंश का इतिहास हमें कीर्ति कौमुदी में प्राप्त होता है और तत्कालीन स्त्रियों का इतिहास भी मिलता है। चलिए अब हम बात करते हैं मेरु तुंग कृत प्रबंध चिंतामणि की। इसकी रचना 1304 ईस्वी अर्थात की संवत 1361 के समय में किया गया था। मथुरा और गोपाचल की प्राचीन घटनाओं का विवरण इसमें प्राप्त होता है और महिलाओं का इतिहास भी इससे जाना जा सकता है। चलिए अब बात करते हैं हम राजशेखर सूरीकृत प्रबंध कोश की। इसकी भाषा भी संस्कृत है और 10 जैन गृहिणियों का वर्णन इसमें किया गया है, और इस तरह से जैन गृहिणियां अर्थात कि जैन धर्म को ग्रहण करने वाली महिलाओं का इतिहास हमें इसमें प्राप्त हो जाता है। इस ग्रंथ का प्रकाशन 1304 ईस्वी अर्थात की संवत 1361 के समय में किया गया था। अब हम बात करेंगे गर्ग मुनि कृत गार्गी संहिता का। गार्गी संहिता भी प्राचीन कालीन एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है जिसमें महिलाओं का इतिहास जाना जा सकता है। 1148 ईस्वी के समय इसे लिखा गया था। द्वापर युग की गाथाएं इसमें हमें प्राप्त होती हैं। राधा कृष्ण का बहुत सुंदर वर्णन इसमें मिलता है। श्रीमद् भागवत गीता के सूत्र भी हमें मिलते हैं। गर्ग ज्योतिष थे और उन्होंने राधा के पूर्व जन्म का उल्लेख किया था, और इसके अतिरिक्त उन्होंने 8वें अध्याय में कृष्ण का 16,108 रानियों के साथ विवाह और संतति का उल्लेख किया है। द्वापर युगीन महिलाओं की स्थिति का सुंदर चित्रण हमें गर्ग मुनिकृत गार्गी संहिता में प्राप्त हो जाता है। चलिए अब हम बात करते हैं कालिदास की मालविकाग्नि मित्र का। ये एक नाटक है और इसकी भाषा भी संस्कृत है। मालव देव की राजकुमारी मालविका और विदिशा के राजा अग्निमित्र के प्रेमाख्यान की गाथा इसमें दी गई है और उनके विवाह का वर्णन भी दिया गया है। नारियों की स्थिति के अंतर्गत हमें नृत्य कला, सामाजिक स्थिति और अन्य प्रकार की स्थितियों का भी ज्ञान प्राप्त इस ग्रंथ से होता है। अब हम बात करेंगे हेमचंद्र कृत कुमारपाल चरित की। इसकी रचना 1089 से 1173 ईस्वी के मध्य में की गई थी। गुजरात के चालुक्य वंश का विवरण हमें प्राप्त होता है। पाटन पटोला अर्थात की रेशमी साड़ियों के निर्माण केंद्र का उल्लेख भी इसमें हमें प्राप्त होता है। कुमारपाल की महारानी मोपल देवी थी, उसका विस्तृत विवरण इस ग्रंथ में मिलता है। इस तरह से स्त्रियों की सांस्कृतिक गतिविधियों और अन्य ऐतिहासिक विवरण हमें इस ग्रंथ में प्राप्त हो जाता है। अब हम बात करेंगे चंद्रवरदायी कृत पृथ्वीराज रासो की। इस ग्रंथ की मूल भाषा पिंगल थी जो बाद में ब्रज के नाम से प्रसिद्ध हुई। इसकी नायिका
संयोगिता थी, जो कि गढ़वाल के राजा जयचंद्र की पुत्री थी। 59वें सर्ग में दोहा, छंद, कविता, त्रुटक, खासा, आर्या आदि प्राप्त होता है और इन सभी दोहों और छंद कविताओं के द्वारा ही हमें तत्कालीन महिलाओं का इतिहास भी मिलता है। अजमेर के राजा पृथ्वीराज चौहान कालीन घटनाएं हमें प्राप्त होती हैं। दिल्ली के तोमर राजा अनंगपाल द्वारा लौह स्तंभ, कीली गाड़ने का उल्लेख और दिल्ली की स्थापना किस प्रकार से की गई थी, यह भी हमें वर्णन प्राप्त होता है और इस तरह से यह एक अतुलनीय ग्रंथ है। रानी कमला देवी, उनका उल्लेख प्राप्त होता है। राजपूत स्त्रियों का इतिहास हमें प्राप्त होता है। इस तरह से यह ग्रंथ चंद्रबरदाई कृत पृथ्वीराज रासो के जितने भी भाग हैं वे सभी महत्वपूर्ण ग्रंथ हैं। अब हम बात करेंगे बाणभट्ट के हर्ष चरितम की। इसकी रचना 7वीं शताब्दी के समय हुई थी और भाषा इसकी भी संस्कृत है और हर्षवर्धन की बड़ी बहन राजश्री के जीवन की जानकारी इस ग्रंथ में हमें विस्तृत रूप से प्राप्त होती है। इनका राजश्री का जो पति था वह मौखरी राजा ग्रहवर्मन था और इनकी जो घटनाएं थी वह हमें मिलती हैं। तत्कालीन स्त्रियों का इतिहास हमें बाणभट्ट के हर्षचरितम में विस्तृत रूप से मिल जाता है।